तो लेक्चर नंबर 19, ठीक है। तो फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में पिछले 2 लेक्चर से हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आया हुआ है मेंस में, एडवांस में, नीट में। अब ऐसा करो जो आ सकता है मेंस में, एडवांस में, नीट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है। मेरे बोलने से कोई क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। आप लोग कॉपी ठीक से बनाना है, जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसको ठीक से रखो। प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बनाते चलो। इस क्वेश्चन को बनाओ। स्मॉल बॉडी है, मास है 0.1 kg, swings in a vertical circle at the end of a cord of length 1 meter. Small body of mass 0.1 kg swings in a vertical circle है ऐसा, जैसे swings in a vertical circle इस तरह से जाता है गोल गोल। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इसको किसी बांध के ना गोल 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 घुमाओ। Small body of mass 0.1 kg swings in a vertical circle at the end of a cord of length 1 meter. Its speed is 2 meter per second. इसका स्पीड, लीनियर स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कब? जब वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? किसके साथ? लेकिन वर्टिकल के साथ। ये है। तो इस रस्सी पर जो टेंशन होगा वो टेंशन तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बताओ कितना हो सकता है। देखो, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस करने पहले थोड़ा बताओ, तुम ही लोग बताओ, मैं क्या बताओ, तुम ही लोग बताओ। चलो, और कुछ है नहीं लगता है, टेंशन यहाँ लगा हुआ। अब मतलब रिजॉल्व भी करना है, और कुछ बचा नहीं करने की। इस तरह से है ना। ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इधर आ जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से इधर भी आ जाता है। एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला एमजी कॉस थीटा है ना, और एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला एमजी साइन थीटा, ठीक है। ये यहाँ तक मेरे ख्याल से। अब देखो, ये गोल 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 घूम रहा है। 2 तरह का तो क्वेश्चन है, या तो गोल ऐसे घूमता, बीट वाले क्वेश्चन में देखे थे, या फिर ऐसे घूमता। गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब पहले सर्कुलर मोशन ये है, सेंटर ये है, सर्कल के सेंटर के तरफ वाया रेडियस जो फोर्स लगे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें होता है ऐसे, तो इस तरफ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो इसमें कौन प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन नहीं, फिर जल्दी फिर देख करके बताओ। टेंशन माइनस mg cos थीटा, टेंशन माइनस mg cos थीटा। टेंशन ही ज्यादा है, तभी ये सेंटर की तरफ आएगा और इसको गोल गोल घुमाएगा। इतना काम है, और कुछ करना नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंशन माइनस mg cos थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो बस हमें तो टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकाल लेते हैं। mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। अब थोड़ा सा r का बंदोबस्त कर लें। डायग्राम के हिसाब से r क्या हो रहा है? इस रड का, इस कोड का जो लेंथ है वही रेडियस वगैरह ये दिया हुआ था 1 मीटर। तो दिस इज m और v भी दिया हुआ, लीनियर वेलोसिटी कितना रखा तो mv स्क्वायर, m भी दिया हुआ था एक्चुअली 0.1 2 का स्क्वायर 1 है ना, प्लस 0.1 जी 10 ले लेते हैं, और थीटा 30 है। तो cos 30 में थोड़ा तकलीफ है, sin 30 हो तो आसानी से हो जाता है, तो कोई नहीं। cos 30 जी cos 30 √3/2 नहीं है ऑप्शन, 1/2 होता तो मजा आता, बट जो भी है। सो दिस इज कितना हो गया ये 4 × 0.1 प्लस 10 या चलो 5, या इसको 1 कर लेते हैं। 1 10 से 0.1 करेंगे तो 1 हो जाएगी। 1 × √3 मान लो 1.7, 1 × 1.7 तो 1.7 ही रहा, बाई 2 0.85। मोटा मोटी में कैलकुलेशन सिखाना ट्यूशन टीचर का काम नहीं है वैसे, वो तुम जानो। ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.25 न्यूटन, बट अप्रॉक्स में ही आ रहा है, क्योंकि √3 का 1.7 तो होता नहीं है, 1.732 तो इरेशनल नंबर है वैसे, बट वैल्यू निकालना मेरा काम नहीं है।
टेक्निक बताना मेरा काम, इस तरह से बनेगा, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईआईटी 2004 और आईआईटी 2005 में आ चुका है। दो ब्लॉक है ए एंड बी, दोनों का मास बराबर है, दोनों को रिलीज किया गया है टॉप से नहीं, दोनों को रिलीज किया गया है इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है और दोनों ब्लॉक नीचे आ रहा है, मतलब इस केस में एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है दोनों एंगल। हम लोग पढ़े थे रिपोज में तो बॉल गिरता ही नहीं है, ब्लॉक लिख रहा है नीचे आ रहा है तो दोनों रिपोज से ज्यादा है। पूछ रहा है, बता रहा है कि बी से पहले से √2 मीटर पीछे है। हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे ब्लॉक का मास बराबर है, दोनों ढल रहा है, एक दूसरे से पीछे है, तो वो हमेशा इससे पीछे ही होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ए पर जो लग रहा है इस सरफेस के वजह से वो 0.2 का लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बी पर जो लग रहा है वो 0.3 का लग रहा है। इसका मतलब है ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स किस में लग रहा है, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बी वाले पे लग रहा है, ए पर कम लग रहा है, तो ए थोड़ा तेजी से मूव करेगा और हो सकता है कि गिरने से पहले दोनों का फेस साथ में आ जाए। पूछ रहा है कब और कहां ये दोनों ब्लॉक मीट कर सकता है, ठीक है। हमारा जरूरी नहीं है कि करे ही, कोई जरूरी नहीं है करे। मान लो जो तुम्हारा आंसर है वो आ रहा है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, तो हम लोग देखते हैं कब और कहां पर मिलेगा, वो हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं और फिर इसको बनाने का ट्राई करें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन का पहला फॉर्मूला था। अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है तो एक बार रिकॉल करके इसको याद कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक यही था, आज खत्म होने को है ये चैप्टर। आप लोगों में से कुछ लोग को ये याद है, बेसिक फॉर्मूला क्लास 9th और 11th में अंतर वाला बेसिक फॉर्मूला है। कोई भी बॉडी रफ इंक्लाइंड प्लेन में नीचे की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस पे वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होना चाहिए थीटा, एंगल एरो के साथ वाला mg cos थीटा, एंगल एरो के सामने वाला mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। ये सिस्टम नीचे गिरा, ये पहले कर चुके हैं हम लोग। सिस्टम नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब इसके mg sin थीटा ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फोर्स से फोर्स घटाएंगे फोर्स आ जाएगा, mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू r ma, mg sin थीटा माइनस म्यू नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, mm कट जाएगा, a बराबर g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। सर इंपॉर्टेंट प्रूफिंग स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रूफिंग है और बाकी चैप्टर का ये फेमस क्वेश्चन, फेमस टॉपिक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी नीचे जा रहा हो तो उसमें इसी वाला फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो मान लो कि दोनों ब्लॉक, लेट बोथ ब्लॉक्स मीट आफ्टर टाइम टी, मान लो कि मीट कर जाता है, ठीक है, टाइम टी के बाद। क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हेन एंड वेयर द बोथ ब्लॉक्स विल मीट, तो कह रहा है कि कहीं मिलेगा 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, तो हम लोग मान रहे हैं कि टी सेकंड के बाद मिलेगा, ठीक है। तो टी सेकंड के बाद मिलने का क्या मतलब हुआ, मान लो इस पॉइंट पे मिला, ऐसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मिला, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको ये यहां पहुंचा, दिस इज S2, अरे समझ में ना, और इसको यहां से यहां तक पहुंचना है, दिस इज S1, है ना। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मिला है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, लेट बोथ ब्लॉक्स मीट आफ्टर टाइम टी एट C पर। तो A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1, और वो किसके बराबर होगा डायग्राम के हिसाब से देखो, S2 प्लस √2, ठीक। अब S बराबर हम लोग पढ़े 9th क्लास में, दिस इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टू ब्लॉक्स इक्वल पास आर रिलीज्ड फ्रॉम एन इंटर, रिलीज करने का क्या मतलब होता है, पहले रुका हुआ था फिर ऐसे रिलीज कर दिया, तो u 0 है, दोनों केस का u 0 है। तो S बराबर ut का u 0 है हाफ AT स्क्वायर, तो इसका होगा हाफ A1 कुछ होगा एक्सेलरेशन, T सेम होगा क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि एक डेफिनिट टाइम के बाद दोनों C पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। S2 u इसका भी 0, दिस इज हाफ A2 T स्क्वायर प्लस √2। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज हाफ
टी स्क्वायर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जस्ट अभी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन और अप इंक्लाइन पर कितना था जी एक्सेलरेशन वाज जी ब्रैकेट के बाहर था ना एक्सेलरेशन बराबर जी साइन जी बाहर था जी बाहर साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा जी बाहर साइन थीटा साइन 45 हाँ 1/√2 ना साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा माइनस इसका म्यू के कितना था 0.2 था इसका म्यू के क्या फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा यही था साइन थीटा सेट करके म्यू के और कॉस 45 भी 1/√2 होता है ना बस ठीक है इसका काम खत्म हो गया हाफ टी स्क्वायर ए के जगह पर ये अब इसका हाफ टी स्क्वायर ए टू के जगह पर जी साइन थीटा 1/√2 ही है माइनस है बट इसका म्यू क्या अलग था √2 प्लस √2 और थोड़ा सा टेक्निकली इसको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर जी एलसीएम ले लेते तो ऊपर कितना हो जाएगा √2 तो ऊपर 0.8 हो जाएगा √2 और इसको इधर लाके माइनस करो माइनस हाफ टी स्क्वायर जी ये 0.7 हो जाएगा √2 इज इक्वल टू ये इधर ही रह जाएगा √2 अरे समझ अब दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हाफ तो रह गया कॉमन टी स्क्वायर कॉमन जी कॉमन 0.8 √2 में से 0.7 √2 गया था बस सब हो गया इधर इज इक्वल टू इधर का √2 ठीक है तो जी बोला नहीं है 10 लेने के लिए तो दिस इज हाफ टी स्क्वायर 10 इंटू 0.1 इज इक्वल टू √2 दिस इज 2 ठीक है अब ये 2 भी उधर चले गया 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया 2 को 2 से किया तो 4 में टी स्क्वायर बराबर 4 तो दिस टी इज इक्वल टू 2 सेकंड 2 सेकंड के बाद मिलेगा क्या पूछ रहा है व्हेन एंड वेयर तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो किसका निकालो जिसका मन है उसका निकाल लेना S1 निकालो चाहे S2 प्लस √2 निकालो दोनों सेम आएगा खुद से कर लोगे इसमें पुट कर दो इसी में मान लो इसी में पुट कर दिए तो हाफ के जगह हाफ और ये पूरा मतलब हाफ यहाँ पर 4 और बाकी कर दूं कि हो जाएगा कर दूं S1 करो चाहे S2 प्लस √2 करो दोनों सेम आएगा व्हेन एंड वेयर में आंसर 8 √2 बता रहा है आंसर S1 बोलो चाहे S2 प्लस √2 बोलो कैलकुलेशन करके देख लेना ये 8 √2 मीटर आ रहा है 8 √2 कहीं पर इसमें पुट कर लेना या फिर इसमें पुट कर लेना समान इसमें क्यों पुट करेगा झूठ मूठ कर इसमें से आसानी से आ जाएगा हाफ A1 मतलब इस पे पुट करना है हाफ टी स्क्वायर के जगह 4 या जी के जगह 10 है इसको सॉल्व कर लोगे 8 √2 मीटर से आएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है a piece of ice slides down a theta degree incline in twice the time it takes to slide down a frictionless theta degree incline नीचे आना है एक आइस को एक बार किस में आ रहा है फ्रिक्शन वाले सरफेस पर एक बार बिना फ्रिक्शन वाले पर किसमें टाइम ज्यादा लगेगा फ्रिक्शन वाले पर कितना टाइम ज्यादा लगेगा बता रहा है दुगुना टाइम ज्यादा लगेगा तुमसे पूछ रहा है कि जो फ्रिक्शन वाला सरफेस था उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो कितना होगा और आंसर में किस फॉर्म में आ सकता है थीटा ही के फॉर्म में आएगा थीटा जी इन्हीं सब के फॉर्म में ठीक है ये बना करके देखो अपने से ऐसा सरफेस है फिर से रिजॉल्व करके नहीं बताऊंगा बच्चों कई बार रिजॉल्व हो चुका है ये ब्लॉक गिर रहा है मोशन इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ अब नहीं बताऊंगा अभी जस्ट डिराइव किए थे एक्सेलरेशन होता है बच्चों जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा होता है ए से बी है ठीक है और ये डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं S1 केस 1 में केस 1 मतलब जब सरफेस हो फ्रिक्शन वाला सरफेस फ्रिक्शन वाला मान लो फ्रिक्शन वाला हिंदी सब मिला के लिख लो दिक्कत नहीं है ना तो डिस्टेंस S बराबर
u जीरो यू टी प्लस हाफ ए, इसका कितना हाफ टी स्क्वायर, इसका टाइम को टी मान लेते हैं, है ना। किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसी में टाइम ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। तो इसका टी मान रहे हैं, अपना समझ लेना। हाफ एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ए है इसका जी साइन थीटा, हाँ जी बाहर है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये इसका ऐसा है, ठीक है। ये फ्रिक्शन वाले पर सरफेस पर है। केस 2, अब सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस, लेकिन उतना ही नीचे गिराना है, उतना ही नीचे गिराना है, तो एस सेम ही होगा, यू फिर जीरो यू टी प्लस हाफ टी, आप देखो टी, हाँ इसका टी है, आप फ्रिक्शन वाले का टी माने हैं, फ्रिक्शन लेस वाले में उसका हाफ लेना है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो टी का हाफ हो जाएगा टी बाई टू, नहीं तो टी आप इसको लिख चुके फिर गलती हो जाएगा, अगर इसको टी लिखते हो तो इसको 2t का स्क्वायर लिखना पड़ता सीधा, अगर इसको टी लिखना है तो इसमें दुगना टाइम लग रहा है, और आप दुगने वाले को टी लिखे हो, जिसमें टाइम दुगना लग रहा है उसको टी लिखे हो, तो जिसमें आधा लग रहा है उसको तो टी बाई टू लिखना पड़ेगा, है ना। हाफ टी बाई टू का स्क्वायर जी साइन थीटा, ये म्यू ही जीरो है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है। 1 पूरा गया, म्यू जीरो, फ्रिक्शन लेस है, म्यू का कोई मीनिंग ही नहीं है, इतना ही बस, ठीक है। और नीचे जो गिराए होती है डिस्टेंस वा सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस सेम, तो कितना हो गया, हाफ टी स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हाफ टी स्क्वायर बाई 4 जी साइन थीटा। अब बोलो, हाफ से हाफ कट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, अब ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, देयरफॉर 4 साइन थीटा में साइन थीटा गया, 3 साइन थीटा बराबर 4 म्यू कॉस थीटा, इसको उधर कर दिया। नाउ म्यू इज 3 बाई 4 साइन बाई कॉस, that is tan theta, is mu बराबर 3 by 4 tan theta। बोलोगे डाउट, ठीक है, डाउट होना नहीं चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020, यही क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020। और देखो, और तुम्हारे भाई बंधु लोग बताए होंगे कि इस बुक से पढ़ लो, मेंस एडवांस का क्वेश्चन आएगा, ये वो सब फालतू बात है। जैसे प्रदीप की बुक है, इसको स्कूल लेवल का किताब बोला जाता है, इसमें सेम ये क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है, सेम टू सेम, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज, म्यू बराबर 3 by 4 कॉट थीटा, है ना, 3 by 4 डिनोमिनेटर में कॉट थीटा, उसी को ऊपर हो गया tan थीटा। तो भाई भैया दीदी जो किताब का नाम बता देते 50 तरह का कि इस बुक से पढ़ लो मेंस एडवांस निकल जाएगा, उस चक्कर में मत रहिएगा। किताब ही से क्वेश्चन आने वाला होता एक खास बुक से, चाहे वो हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, सबको अगर मालूम होता कि इसी हार्ड वाले बुक से क्वेश्चन आना है, हर बच्चा वो याद कर लेता। ऐसा कोई बात नहीं, किताब से मीनिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है, बनाओ। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो आप लोग याद कर लिए मेरे ख्याल से, अब तो याद हो गया वो जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऊपर भेजने वाला, नीचे आने वाला तो खुद ही से आ जाएगा, ऊपर भेजने के लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, वर्क का, और वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलने का मतलब है कि ऊपर भेजने वाला 95% क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में करना है, वर्क एनर्जी पावर में। बट वर्क बराबर होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो तुम वर्क अगले क्लास में अगले चैप्टर में निकालना, फोर्स हुआ तो इसी चैप्टर में निकाल सकते हो। तो नीचे आने वाला जैसे निकाले हो वैसे ऊपर जाने वाला फोर्स निकाल लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग में से ज्यादातर लोग इसको बना सकते हैं। तो ये ब्लॉक है, मास 2 kg, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, या थीटा मान लेते हैं, प्रूफिंग हो जाएगा, बाकी वैल्यू प्लॉट करके आंसर तुम खुद ले आओगे, है ना। क्या करना है बस, अब इसको किधर भेजना हम लोगों को, ऊपर की तरफ। इस बार फोर्स ऊपर,
ऊपर करना है तो फ्रिक्शन किस तरफ इस बार, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ, वेट mg, और ये सरफेस इस पर लगाएगा नॉर्मल, है ना, दिस इज नॉर्मल, दिस इज थीटा, एंगल एरो के साथ वाला mg cos थीटा, एंगल एरो के साथ वाला mg sin थीटा। ठीक है, तो अब हमसे ऊपर वाला पूछ रहा है कितना होगा, ऊपर वाला, तो तुम ही बता दो कितने से गिर रहा था, F से, तो इतना तुम दो कम से कम, उतना ही फोर्स का जरूरत पड़ेगा ऊपर भेजने के लिए। ये समझ में आ रहा है, जितने से गिर रहा है उतना फोर्स तुम दो, नहीं तो नीचे ही गिर जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, वर्क डन अगले चैप्टर में निकालना। अरे समझ में आ रहा है ना, डाउट होना चाहिए इसमें, वो नहीं कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, जो बचा हुआ है वैसा नहीं है, जितने से गिर रहा है उतना फोर्स दो, गुना डिस्प्लेसमेंट कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। अरे समझ में, मतलब जितने से बस गिर रहा होगा उतना ही एफ देने का तुमको जरूरत है। ये एफ नीडेड, जितने से गिर रहा था बस उतना ही, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स का धरती में की फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg साइन थीटा। इस डायग्राम में n तो देख रहे हो, दिस इज mg प्लस mg साइन थीटा, यही हो गया हमारा म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mg साइन थीटा। वैसे फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो इसमें m को कॉमन निकालेंगे तो दिस इज म्यू cos थीटा प्लस g साइन थीटा हो जाता है, mm कट जाता, a बराबर g भी था, g कॉमन हो जाता, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा हो जाता। अभी नीचे आने वाले का कितना था, नीचे आने वाले का ये g साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा था, ऊपर जाने वाले का g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा होगा, है ना। तो ये ऊपर जाने वाले का है एक्सेलरेशन। वर्क पूछेगा तो तुमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा, 5 मीटर 7 मीटर, तो फोर्स ये है, गुना डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आने वाले का जैसे याद किया हो g साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, वैसे ही ऊपर जाने का g साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। और ये फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इसको सेट करके रखना। ठीक है, इसको लिख लो। और तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फोर्स का ऊपर जाने वाला याद कर लेना, ऊपर जाने वाला डिस्प्लेसमेंट दे तो वर्क डन भी निकल जाएगा, वो भी याद कर लेना। ठीक है, तो पूछोगे सर ये तो ठीक है, अच्छा बात है, बट इसमें अलग से लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें अलग से क्या सीखे, अलग से इसी क्वेश्चन में सर फिर इसको और थोड़ा घुमाने के लिए इसी क्वेश्चन को आगे लिखो। आंसर तो ये अपने जगह पर आ गया, अभी यही क्वेश्चन आगे चल रहा है, लिखो क्वेश्चन को। सर पूछते हैं एचसी वर्मा सर कि इसी फोर्स को इफ द पुश इज अप्लाइड, इसी में इफ द पुश इज अप्लाइड, ये जो पुश है उसको अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टली, इफ इस पुश को अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टली तब क्या होगा, इसी पुश को अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टली तब क्या होगा बॉस, ये बताओ। पुश को हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स है ऐसे नहीं ऐसे, तब पूरा कहानी तो खैर चेंज नहीं होगा, बट रिजॉल्व रिजोल्यूशन वेक्टर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ खुद से ही, पढ़ने में बहुत बुरे नहीं, तुम लोग आइडिया लगाओ क्या सब हो सकता है। अब ये फोर्स है, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस तो खत्म, फोर्स तो यही है, थोड़ा इसको अब हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो ये इधर गया है ना, ये एंगल थीटा इधर, ये थीटा इधर, अब ये थीटा इधर भी आएगा ना, कैसे आएगा, इसका जोड़ 90 डिग्री और इधर से ये नॉर्मल है, इसका जोड़ 90 डिग्री, ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा इधर आ जाएगा। ये आ रहा है ना समझ में, ये एंगल इधर आना है। आप बताओ एंगल एरो के साथ वाला एफ cos, एंगल एरो के सामने वाला एफ साइन थीटा। यही चीज मेरे को समझाना था। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कभी mg भी आया है सीधा बोर्ड ब्लॉक में, ऐसे में नॉर्मल रिएक्शन mg भी आया है, झुका हुआ में n जो है वो mg cos थीटा भी आया है। इसमें देखो n कितना आ रहा है, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा भी आया है। तो बात यही कि नॉर्मल mg 8th 9th का बच्चा बताता है
11th और 12th तक कभी भी नॉर्मल mg के बराबर होगा ये बताने का नहीं है, कभी mg भी हो सकता है, कभी mg cos थीटा भी, कभी mg cos थीटा प्लस f sin थीटा भी हो रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब वो नॉर्मल रिएक्शन कब mg होगा, कब mg cos थीटा होगा, कब mg प्लस f sin थीटा होगा, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा होगा, वो तो तुमको देखना है, वो तुम याद करके थोड़ी चले जाओगे घर से, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब बताओ अब क्या क्या होगा। गिरने से रोक रहा है, इसका मतलब है ये जो f cos थीटा है ये जो है बॉस वो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, और f cos थीटा जो है वो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज f cos थीटा इज mg sin थीटा प्लस म्यू इनटू, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। हमें क्या निकालना है इसमें, f निकालना है, घर पे कैलकुलेशन करना, सब चीज गिवन है। थीटा दिया हुआ था तो ये निकाल लोगे, मास दिया हुआ था तो ये निकाल लोगे, म्यू का वैल्यू दिया हुआ तो ये निकाल लोगे। एक ही अननोन है, जैसे दो वेरिएबल होता तो मैं समझाता कि चलो एक और इक्वेशन का शायद जरूरत पड़ जाए, जरूरत ही नहीं है, एक वेरिएबल है, केवल कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं, वो तुम्हारा काम है। इसमें से इस f का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर मेरे तरफ से फोर्सेज एंड लॉस ऑफ मोशन खत्म। आपका काम रहा कि आप लोग मिनिमम एनसीईआरटी का और मेरे कॉपी का सारा क्वेश्चन बना लो। नीट वाले लोग नीट का प्रीवियस ईयर, मेंस वाले लोग मेंस एडवांस का प्रीवियस ईयर धीरे धीरे बनाओ, क्योंकि अगले क्लास में तो नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो अगले क्लास मंगलवार में 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में तुम चाहो तो पूरा एनसीईआरटी प्लस नीट वाले लोग नीट का प्रीवियस ईयर, मेंस वाले लोग मेंस का प्रीवियस ईयर, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, 4 साढ़े 4 घंटा बैठोगे तो हो जाएगा। नीट का प्रीवियस ईयर 15 साल का क्वेश्चन, हर साल 1-2 क्वेश्चन है, मैंने 25-30 क्वेश्चन, और नीट का क्वेश्चन 2 मिनट वाला रहता है, 1 मिनट वाला रहता है टू बी प्रिसाइज। तो जल्दी से नीट का क्वेश्चन बना लो और एनसीईआरटी बना लो। मेंस वाले लोग एनसीईआरटी कॉपी का क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन बना लो। ये तो एक बहाना है कि बोलोगे कि हम धीरे धीरे बना रहे हैं। आप कहाँ धीरे धीरे बनाओगे, नवंबर शुरू होने को है, तुम्हारा फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन खत्म नहीं हुआ, अब क्या धीरे धीरे बना के करोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ। हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर अगले क्लास से शुरू कर देंगे। अच्छा, स्कूल एग्जाम वाले लोग थोड़ा रोलिंग फ्रिक्शन अपने से पढ़ लेना, स्कूल एग्जाम में आता है लिखने के लिए, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, 8th में भी था सेम, पढ़ लेना। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना, उसमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं वर्क एनर्जी पावर के साथ। 16 लेक्चर में इसमें आपका सारा सिलेबस है, 17, 18, 19 को तो सिर्फ क्वेश्चन ही है, 16 तक उसको मैनेज कर लेना, एनसीईआरटी पूरा बना लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।